इसमें कुछ मैं करवाऊंगा, कुछ आप लोग करेंगे। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इसको वाइंड अप करें। तो आई स्टार्ट ऑफ विद miscellaneous problems। मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा, आप लोगों के पास ये होने चाहिए नोट्स वगैरह। अब तो ये पीडीएफ में हर किसी के पास हैं, तो देयर इज नो नीड टू शेयर एनीथिंग। एहसान, क्वेश्चन। सर मेरी एक रिक्वेस्ट थी कि आपने कहा था कि एक दिन हम क्यूरीज को भी सॉल्व करेंगे, तो फिर हम संडे को एक एक्स्ट्रा लेक्चर रख लेते हैं। क्योंकि सर जो ये क्रिटिकल थिंकिंग वाला चैप्टर है ना, मैंने वो 3 टेस्ट जो किए हैं, तो उनमें से ज्यादा जो मेरे रॉन्ग क्रिटिकल थिंकिंग के होंगे। पता नहीं क्या मसला आ रहा है इस चैप्टर में। तो उसमें एहसान ऐसा है कि क्विज़ेस के अंदर ना मजे की बात तुम्हें मैं बताऊं, उसने सिर्फ पीएमसी के सिलेबस में ही दिया क्रिटिकल थिंकिंग। उसके बाद क्विज़ेस के अंदर वो कहीं भी क्रिटिकल थिंकिंग दे नहीं रहा है सच। जी, और सर उनके जो पीएमसी ने दिया ना, उसके अंदर तो इसमें तो इन्होंने लिखा हुआ डेफिनेटली ट्रू, प्रोबेबली ट्रू, उन्होंने इस तरह तो नहीं लिखा हुआ पीएमसी का सैंपल बहुत पेपर है। अनसर्टेन लिखा हुआ है। नहीं, उन्होंने लाइन ही लिखी हुई है वो अहमद वाले में कि अहमद इज रिच, और वो दूसरे वाला हाँ हाँ हाँ। मतलब तो उन्होंने इस मतलब वो ऊपर उसने डिस्क्रिप्शन में बता दिया था ना। मैं तुम्हें सिर्फ बताना ये चाह रहा हूँ कि ये जो है उसने पीएमसी ने गूगल से उठाया और वहां पे डाल दिया। बाद में उसको पता चला कि ये पैसेज बेस्ड कंक्लूजन ये क्रिटिकल थिंकिंग है कि किस बला है। तो जब उसको ये पता चला तो फिर क्विज़ेस में उसने देना बंद कर दिया, क्योंकि इसके पैसेजेस बहुत बड़े होते हैं, रिपोर्ट की मानंद होते हैं। तो बहरहाल इसको हम कर लेंगे, इसकी पूरी इसको डिस्कस कर लेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा कोर्स वाइंड अप कर लें। कल जो है मैंने टेस्ट आके डिस्कस करना है, तो पहले कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट और क्रिटिकल थिंकिंग का टेस्ट हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद अगर आपको लोगों को क्वेरीज वगैरह डिस्कस करनी हुई तो फिर हम वो प्लान अप कर लेंगे, ठीक है। तो परेशान ना हो, इधर ही हूँ मैं, ठीक है। ठीक हो गया। सुमैया, सर जो कल आप डिस्कस करवाएंगे वो 20 क्वेश्चंस वाला टेस्ट है, या जो स्टार्ट से ही मतलब 5 क्वेश्चंस है वो भी करवाएंगे पहले? नहीं ऑफ कोर्स नॉट, वो क्यों करवाऊंगा, वो तो एलएमएस के ऊपर उसका हिंट और सॉल्यूशन दिया गया होता है, वो क्यों करवाऊंगा। जी सर। सर वैसे वहां से हमें कुछ क्वेश्चंस थे, प्रॉब्लम थी वहां से भी ना क्वेश्चंस में। अब वो उसके ऊपर जो 24/7 हमारा एक टीचर बैठा हुआ है ना बच्चे, उसके ऊपर जाके उनसे क्वेश्चन करो, क्योंकि देयर आर लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स जो कि मुझे अपने एंड पे कवर करनी है। अगर मैं वो भी करवाता जाऊंगा, ये भी होगा, तो फिर कोर्स इस तरह खत्म नहीं होने लगा, ठीक है। आई रिस्पेक्ट योर क्वेरीज, लेकिन वो टेस्ट से रिलेटेड है तो ठीक है, वेल एंड गुड है। उसके अलावा एलएमएस के क्वेश्चंस की हैं तो वो आप फिर उस वाले टीचर का सहारा। मेरे पास टाइम होगा तो मैं जरूर उनको एड्रेस करूंगा। अभी और सर ये लेक्चर्स होंगे अवेलेबल मतलब वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में एलएमएस के? बच्चे ऐसा है कि हमने 3 लेक्चर्स रिकॉर्ड करवाए हैं, देयर आर 3 लेक्चर्स लेफ्ट, ठीक है। वो 3 लेक्चर्स भी हमने रिकॉर्ड करवा दिए हैं, ठीक है। वो जैसे ही रेंडर होके वहां पे लगेंगे तो आपको बता दिया जाएगा। देखें, टेस्ट से पहले पहले जो है ना, आपको सारी चीजें रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल रही होंगी, टेस्ट डिस्कशंस भी मिल रही होंगी, क्वार्टर एफएफपीज की डिस्कशंस, क्लास टेस्ट की डिस्कशंस, ईच एंड एवरीथिंग आपको मिल रहा होगा। तो परेशान ना हो, ठीक है। जी सर, ठीक है, थैंक यू। जी, क्वेश्चन नंबर 1 है, if three cats can kill 3 rats in 3 minutes, how long will it take 100 cats to kill 100 rats? तो पहला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे अगर हम इस तरह से यूनिटरी मेथड से इसको सॉल्व करें कि एक कैट को किल करने के लिए एक कैट को एक रैट किल करने के लिए 3 मिनट्स लगते हैं, तो इसी तरीके से 3 कैट्स को भी 3 रैट्स किल करने के लिए 3 मिनट लगेंगे। फिर सिमिलरली इसी तरीके से जब 100 कैट्स हो जाएंगी, वो किल करेंगी 100 रैट्स को, तो उनको भी किल करने के लिए 3 मिनट्स का ही टाइम चाहिए होगा। तो राइट आंसर इसका अल्फा हो जाएगा, लेकिन हमें इसको थोड़ा सा सॉल्व करना भी आना चाहिए मैथमेटिकली, ठीक है। कि फर्ज करो अगर कोई वैल्यू चेंज हो जाए तो फिर हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको गौर से देखना, ठीक है। ये आप लोगों ने अपने एंड पे पढ़ी हुई है, ये कैट्स हैं, ये रैट्स हैं, और ये मेरे पास टाइम दे रहा है, यस टाइम। तो कैट्स रैट्स टाइम, मैं यहाँ पे उनकी वैल्यूज फिल कर देता हूँ, एंड दोज वैल्यूज आर 3 3 3 3 3 3। फर्दर ही सेइंग कि अगर 100 कैट्स होंगे
और 100 रैट्स होंगे तो अब कितना टाइम लगेगा। सिंस आई डोंट नो अबाउट दैट टाइम, तो मैं यहाँ पे x कह देता हूँ। और तो मुझे पता चल गया जब मैंने इसका एक मतलब यूनिटरी मेथड से इसको किया कि एक कैट एक रैट को किल करेगा 3 मिनट में, तो चाहे आपको जितने भी हों, एक प्रेसिडेंट सेट हो गया है, एक स्केल सेट हो गया है, तो वो 100 रैट्स को किल करेंगी, वो भी 3 मिनट में। लेकिन वो कैलकुलेशन में भी आना चाहिए। अब फॉर द टाइम भी यहाँ पे मेरे पास कितनी क्वांटिटीज हैं, 3 क्वांटिटीज हैं, ठीक है। तो 3 क्वांटिटीज के अंदर हमने प्रोपोर्शन बनानी है, और प्रोपोर्शन आप लोगों ने अपने एंड पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन पढ़ी हुई है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज करती है तो दूसरी इंक्रीज करेगी, एक डिक्रीज करती है तो दूसरी भी डिक्रीज करेगी। इनवर्स प्रोपोर्शन एक इंक्रीज तो दूसरी डिक्रीज, ऑपोजिट पैटर्न चलता है। तो यहाँ पे अगर फॉर द टाइम बीइंग टाइम को इग्नोर करूं तो मैं दो क्वांटिटीज के दरमियान में कंपैरिजन कर रहा हूं, ठीक है। तो दो क्वांटिटीज के दरमियान में कंपैरिजन इस तरह होगा कि कैट्स का रैट के साथ कंपैरिजन करता हूं, टाइम को छोड़ देता हूं। जितनी ज्यादा कैट्स होंगी उतने ही ज्यादा रैट्स को किल कर सकेंगे, ठीक है। तो बोथ ऑफ दीज क्वांटिटीज विल बी हैविंग डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन है आइदर मैं दोनों एरोस अपवर्ड कर दूं या फिर दोनों डाउनवर्ड कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने ये जान लिया कि दोनों के दरमियान में क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो मैं दोनों एरोस को अपवर्ड भी कर सकता था, दोनों को डाउनवर्ड भी कर सकता था विद रिस्पेक्ट टू द देयर क्वांटिटीज। अब यहाँ पर उनके अंदर नंबर्स क्या आ रहे हैं वो मैटर नहीं करते। अगर आपने इस तरह पढ़ा हुआ है कि यहाँ पे 3 है, ये 100 है, ये 100 ही है, तो इसको इस तरह कर सकते हैं। नहीं, आपने सिर्फ क्वांटिटीज को देखना होता है। तो क्वांटिटीज को देखने के साथ आपको जब पता चल जाए कि ये दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, तो आइदर दोनों एरोस अपवर्ड कर दें या दोनों डाउनवर्ड कर दें, बात एक ही है, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन द सेम वे कैट्स और रैट्स का कंपैरिजन किया टाइम को इग्नोर करके। इन द सेम वे कैट्स और रैट का कंपैरिजन करने जा रहा हूं, इसको गौर कीजिएगा। तो जितनी ज्यादा कैट्स होंगी उतना कम टाइम में वो रैट्स को किल कर देंगी। तो रैट्स को फॉर द टाइम भी इग्नोर किया, तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि जितने ज्यादा कैट्स होंगी उतना कम टाइम लगेगा, जितनी कम कैट्स होंगी उतना ज्यादा टाइम लगेगा रैट्स को किल करने के लिए। तो फॉर एग्जांपल इफ इट इज डाउनवर्ड, तो ये क्या हो जाएगी, अपवर्ड हो जाएगी, जस्ट बिकॉज ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। कैट्स और टाइम के अंदर इनवर्स प्रोपोर्शन। भाई सिंपल सी मिसाल है ना कि मैं फॉर एग्जांपल एक कंस्ट्रक्शन करनी है, एक घर बनाना है, तो उस घर को बनाने के लिए फर्स्ट करें आप जितने ज्यादा मजदूर उसके ऊपर डिप्लॉय करेंगे उतने कम टाइम के अंदर वो आपकी कंस्ट्रक्शन कर देंगे घर की, और जितने कम मजदूर लगाएंगे उतना ज्यादा टाइम टेकिंग होगा, ठीक है। तो इसी लिहाज से इन दोनों के दरमियान जब इनवर्स प्रोपोर्शन आता है, अच्छा तो फिर अब यहाँ पे इसको सॉल्व किस तरह करते हैं वो देखिएगा। और तो हमारा राइट आंसर आया हुआ है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यहाँ पे जिससे हम कंपेयर कर रहे थे वो क्या था, कैट्स। कैट्स का पहले रैट्स के साथ कंपैरिजन और टाइम के साथ इसको इक्वालिटी की एक साइड पे रखेंगे, और ये जहाँ पे टेल आ रही होती है इसको न्यूमरेटर में लिखते हैं, और जहाँ पे ये एरो आ रहा होता है इसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं। फिर इसी तरीके से इक्वल टू किसके साथ कंपैरिजन था, रैट्स के साथ। तो इसी तरीके से यहाँ पे टेल आ रही है, न्यूमरेटर में लिख रहा हूँ, और डिनोमिनेटर में ये एरो हेड आ रहा है, तो ये मैंने लिख दिया। इन द सेम वे x यहाँ पे था would be in the numerator, और फिर हमारे पास 3 कहाँ पे आ जाएगा, would be in the denominator। ये कैंसिल 3 कैंसिल 3 कैंसिल, ये 3 इधर आ जाएगा तो 3 would be x। तो x क्या आ जाएगा, 3 मिनट्स आ जाएगा। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन मैंने कर दिया कि किसी तरह का भी इसी तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए तो हम लोग क्या उसको फिर कर लेंगे, वैसे जुबानी ही हो जाता है। The number of degrees to which the hour hand of a clock moves in 2 hours and 12 minutes is, ठीक है। 2 घंटे और 12 मिनट के अंदर आवर हैंड कितने डिग्रीज टर्न करेगा, बेसिकली ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले दो बातें जान लो, वो दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू आवर हैंड और विद रिस्पेक्ट टू मिनट हैंड। तो पहले आवर हैंड के बारे में देखो। आवर हैंड के अंदर हमें पता है कि जब विद रिस्पेक्ट टू आवर हैंड जब 12 घंटे का टाइम गुजरता है 12 आवर्स, तो 12 आवर्स में मेरे पास आवर हैंड एक कंप्लीट साइकिल करता है, पूरा एक कंप्लीट रोटेशन लेता है, और कंप्लीट रोटेशन की वजह से कितने 360 डिग्रीज को कवर करता है व्हेन 12 आवर्स आर हैव पास्ड। तो इसी तरीके से मैं ये जानना चाहता हूं कि फिर 1 घंटे के अंदर कितना टर्न करता है। 360 डिवाइडेड बाय 12 12 1 12 3 36 30।
तो 1 आवर वुड बी इक्वल टू 30 डिग्री, यानी विद रिस्पेक्ट टू आवर हैंड 1 घंटे के अंदर कितना टर्न करेगा, दैट वुड बी 30। इन द सेम वे थोड़ा सा आगे चलते हैं, सिंस वी नो दैट 1 hour has how many minutes? It has 60 minutes. 60 minutes would be equal to 30 degree and 1 minute would be equal to 30 over 60, coming out to be 1 by 2 degree। यानी इसका क्या मतलब है कि आर हैंड 1 घंटे में 30 डिग्री टर्न करेगा और आर हैंड ही 1 मिनट के अंदर कितना टर्न करेगा, दैट वुड बी 1 by 2 डिग्री, व्हिच इज एक्चुअली इक्वल टू 0.5 डिग्री, हाफ डिग्री। ठीक है, तो व्हाट वाज हिज क्वेश्चन? उसका क्वेश्चन था कि बता दें कि 2 आवर्स और 12 मिनट्स के अंदर वो कितना टर्न करेगा, यानी आर है तो 2 आवर्स है, 1 घंटे के अंदर कितना टर्न कर रहा है, 30 डिग्री, तो 30 यहाँ पे आ जाएगा और 12 मल्टीप्लाई कर आप क्या करेंगे, अब 12 मिनट थे तो 1 मिनट में आर है कितना टर्न कर रहा है, 0.5 या 1 by 2। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे, कम आउट टू बी 60 डिग्री प्लस 2 1 2 6 हो जाएगा, तो प्लस 6 करेंगे, आंसर कमिंग आउट टू बी 66 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा मजीद बात करके देखते हैं। अनाया क्या समझ नहीं आया, वाह टाइम कर गए। सर यही कहना था कि बहुत लाइट लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा था। वैसे समझ आ रहा है? जी जी सर समझ आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 into 30 कर दिया और प्लस 12 into 1 by 2 कर दिया। ठीक है, ये 6 है, ये 60 है और ये क्या है 6 है। अब ज्यादा अच्छा क्लियर हो गया होगा। अब इसी बात को थोड़ा सा इलैबोरेट और कर देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू मिनट हैंड, कि वो अगर विद रिस्पेक्ट टू मिनट हैंड पूछता कि 2 आवर्स और 12 मिनट्स के अंदर मिनट हैंड कितना टर्न करता है, कितने एंगल टर्न करता है, तो उसके लिहाज से भी देखते हैं। थोड़ा सा हम इसको डेप्थ में टच कर लेंगे कि फिर क्वेश्चन किसी तरीके से भी आ जाए। आई होप कि आप उसको कर लेंगे। अब मिनट हैंड के पर्सपेक्टिव से देखना है तो मिनट हैंड जब 60 मिनट्स का टाइम होता है तो मिनट हैंड क्या करता है, पूरी कंप्लीट रोटेशन लेता है और फिर पूरी कंप्लीट रोटेशन में भी कितने होते हैं, 360 डिग्री होते हैं। तो 60 मिनट्स वुड बी इक्वल टू 360 डिग्री। तो 1 मिनट मैं ये देखना चाह रहा हूं कि मिनट हैंड 1 मिनट में कितना टर्न करता है, दैट वुड बी 360 ओवर 60, आंसर कमिंग आउट टू बी 6 डिग्री। तो मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री करता है। सिंस आई नो दैट 1 मिनट हैज हाउ मेनी सेकंड्स, that has 60 seconds, so 60 seconds would be equal to 6 degree, so 1 second is equal to 6 over 60 हो जाएगा, तो 6 1 6 10 1 over 10 that is equal to 0.5 degree। तो मिनट हैंड 1 सेकंड के अंदर कितना टर्न करता है, that is 0.1 degree। अब फर्स्ट करें यही मिसाल ले लेते हैं, 2 आवर्स, ये क्लियर हो गया होगा कि 1 मिनट में 6 डिग्री मिनट हैंड टर्न करता है, 1 सेकंड में 0.1 डिग्री मिनट हैंड करता है। तो फॉर एग्जांपल 2 आवर्स और 12 मिनट्स में मिनट हैंड कितना टर्न करेगा, तो 2 आवर्स कितने होते हैं, 120 मिनट्स होते हैं, तो 120 मिनट्स प्लस 12 मिनट्स ऑल टुगेदर कितने हो गए, 132 मिनट्स हो गए और 1 मिनट के अंदर कितने डिग्री कर रहा है, 6 डिग्री। तो 132 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो मिनट हैंड के रिस्पेक्टिव आपके पास टोटल डिग्रीज आ जाएंगे। तो 6 2 12 हो जाएगा, 1 10 जाएगा, 6 3 18 19 हो जाएगा और 6 1 7 92 डिग्री आ जाएगा। तो दोनों लिहाज से पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन फिर इसके लिहाज से भी पूछा जा सकता है कि मिनट हैंड और आवर हैंड के दरमियान में एंगल क्या होगा। नाउ दिस इज वेरी फेमस एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमने आवर हैंड और मिनट हैंड के पर्सपेक्टिव से देखा कि वो कितना कितना टर्न करेंगे। अब मैं कह रहा हूं कि आवर हैंड एंड मिनट हैंड के बिटवीन का एंगल, ठीक है, तो एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड फर्स्ट कर ले, कोई सिंपल सा टाइम देते हैं 2:30। तो 2:30 का टाइम हो रहा है, 2:30 के ऊपर मैं क्लॉक अगर एक सिंपल सी बनाता हूं तो दिस वुड बी 12 1 2 and 3 फॉर एग्जांपल दिस इज 6। तो 2:30 कहां पे होगा, दिस इज आवर हैंड की सुई एंड दिस इज मिनट हैंड की सुई। तो व्हाट इज आस्किंग यू अबाउट दिस एंगल, मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच, ठीक है। तो ये एंगल भी पूछ सकता है और ये एंगल भी पूछ सकता है, ठीक है। आप दोनों में से कोई एक एंगल बता दें और फिर दूसरा ऑटोमेटिकली निकल आएगा, उसको 360 में से माइनस कर दीजिएगा। अब फर्स्ट करें ये एंगल बताना है, तो एक फॉर्मूला याद रखते हैं, ये एक ट्रिक है।
that 30 into h minus 11 by 2 into m whole mod 30 into h यानी hours minus 11 by 2 into minute और whole mod। तो यहाँ पे 2 किसको जाहिर कर रहा है, h को, 30 किसको जाहिर कर रहा है, m को। यहाँ पे प्लेस करना है सर, 30 into h that is 2 minus 11 by 2 into m which is 30 whole mod इस वजह से कर रहा हूँ कि कोई चीज इसमें नेगेटिव भी होती है तो अल्टीमेटली वो पॉजिटिव होती है, क्योंकि मिनट एंगल है बिटवीन मिनट हैंड और आवर हैंड, तो उसको हम पॉजिटिव ही रखेंगे। नाउ दिस बिकम्स 60 डिग्री माइनस ये 2 और ये 15 है, 15 into 11 करेंगे 165 डिग्री आ जाएगा, होल मॉड हो जाएगा। 60 minus 165 करेंगे दैट बिकम्स 105 डिग्री। तो 105 डिग्री अगर ऑप्शन में मौजूद है तो यही राइट आंसर है। व्हाट इफ अगर ये 105 डिग्री ऑप्शन में मौजूद है तो फिर ऑल्टरनेट एंगल कैलकुलेट करेंगे। ऑल्टरनेट एंगल किस तरह आएगा, तो ऑल्टरनेट एंगल वुड बी इक्वल टू, यहाँ पे लिख रहा हूं कि 360 डिग्री में से हम 105 डिग्री को माइनस कर देंगे। सपोजिंगली इफ वी सबट्रैक्ट इट, ऊपर लिख रहा हूं तो सबट्रैक्ट करने से 360 माइनस 105 10 में से 5 दैट इज 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 रह गया, 5 में से 0 5 आ जाएगा और 3 में से 1 दैट इज 2, तो 255 डिग्री आ जाएगा ऑल्टरनेट एंगल। आई होप सो ये क्लियर होगा। ये एक दो क्वेश्चन से जो मैंने थोड़ा सा ज्यादा एग्जैजरेट करके डीपली बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि मैं जितना कुछ भी बताऊं अपने स्टूडेंट को वंस फॉर ऑल पूरा डन एंड डस्टेड करूं, ठीक है। इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है, मैं फिर रब करूं इसको। जी आगे मैं स्पीड पकड़ने जा रहा हूँ। ओहो सुमैया मैंने रब भी कर दी है। हाँ सुमैया सर सेकंड हैंड के लिए भी चेंज कर सकते हैं इसे हम, सर इस फार्मूला को। किस इस फॉर्मूले को? जी सर। नहीं सर नहीं, अगर बस सेकंड हैंड के लिए पूछे, सेकंड से के हैंड के लिए वो जरूरत नहीं होती, मिनट हैंड और आवर हैंड ही एडजस्ट करते हैं। सेकंड हैंड कॉन्टिन्यूस मोशन में होती है ना, इस वजह से उसको फिर हम नहीं कंसीडर करते। जी सर ठीक है जी। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डक्स दैट कुड स्विम इन दिस फॉर्मेशन? 2 ducks in front of a duck, 2 ducks behind a duck and a duck between 2 ducks। वो पहले तो सुनी होगी रिडल, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर, ये वही बात है। He is asking you about the smallest number of ducks, ठीक है। तो smallest number of ducks that could swim in this formation, इस फॉर्मेशन में swim करें, किस फॉर्मेशन में भाई? तो वो कह रहा है इस फॉर्मेशन में कि 2 ducks in front of a duck, यानी ये मेरे पास एक डक है, ठीक है। इस डक के इन फ्रंट आगे की तरफ क्या है, 2 डक्स हैं, तो इन फ्रंट ऑफ दैट देयर आर 2 डक्स, ठीक है। तो इस डक के आगे 2 डक्स आ गई, पहली इंफॉर्मेशन लिख दी। 2 डक्स बिहाइंड अ डक, तो ये डक, अब मैं ये वाली डक कंसीडर कर रहा हूं जो सबसे ऊपर वाली है, इसके बिहाइंड अगर मैं देखूं तो 2 डक्स आ गई, ठीक है। और फिर he is asking you about and the duck between 2 ducks, और फिर अगर ये दरमियान वाली कंसीडर करें तो ये एक ऐसी डक है कि जो कि between 2 ducks आता है, ठीक है। तो if it is between 2 ducks तो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ फॉर्मेशन इनकी कितनी हो गई, दैट इज 3 एक्चुअली। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, व्हिच इज स्मॉलेस्ट नंबर। अगर आप इसको ऐसे सोच रहे थे कि डक है और उसके इन फ्रंट 2 डक्स हैं, और डक है और उसके बैक पे 2 डक्स हैं, और ये डक है बिटवीन 2 डक्स है जो कि क्या आपको 5 देगी, ये गलत हो जाएगा। ही इज आस्किंग यू अबाउट द स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट नंबर के लिहाज से ये नहीं बनता। आई होप सो ये क्लियर होगा जी। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। उसने कहा व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नंबर्स इन द डायल ऑफ अ टेलीफोन। तो क्वेश्चन नंबर 4 में इन तमाम नंबर्स को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब इनको मल्टीप्लाई करने जाऊंगा, जी ऐसा सर ये जो मिसलेनियस ऐड की इसमें सारी रिडल्स ही हैं, लाइक पहेलियां ही हैं सब कुछ? नहीं सारे पे पहेलियां नहीं है। मैंने 2 सवाल करवाए, वो कौन सी पहेली वाले, एक सवाल करवाया अभी पहेली वाला। आगे कोडिंग एंड डिकोडिंग बहुत ही ये मैशअप है, ये सारा वो गानों का मैशअप नहीं होता, ये वो है।
हाँ मानो सर ये लास्ट एग्जांपल जो आपने समझाया है वो मुझे समझ नहीं आया, लास्ट वाला अभी जो आपने कराया। 10 वाला है मानो। डक्स वाले में यही कह रहा था ना कि एक डक है उसके इन फ्रंट 2 डक्स हैं और फिर ये पहली वाली कंसीडर कर लो इसके बिहाइंड पे 2 डक्स हैं और एक डक है जो कि बिटवीन 2 डक्स है। तो स्मॉलेस्ट नंबर वो खुद ही कह रहा था कि स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डक्स बताना है दैट वुड स्विम इन दिस फॉर्मेशन। तो वो मैंने स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 कर दिया 7 क्वेश्चन में। सर ये 4 वाले में अगर हम 0 कंसीडर करें फिर तो बहुत आसान आंसर है। क्या आंसर है? 0। 0 और वो किसी में भी नहीं है। हाँ, तो राइट आंसर नन ऑफ दिस। none of these। तो डायल ऑफ a telephone that is 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन तमाम को मल्टीप्लाई करना था since you know that 0 मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से होगा तो आंसर 0 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 0 आंसर है 0 किसी में भी नहीं है तो none of these is the right answer। क्वेश्चन नंबर 5 in a cage there are rabbits and pigeons they have 20 heads and 48 feet how many rabbits are there। अब ये भी मजे का क्वेश्चन है। तो वो कह रहा है रैबिट्स हैं और पिजन्स हैं तो टोटल हेड्स कितने हैं लिख लेता हूँ। टोटल हेड्स कितने हैं 20 हेड्स हैं और टोटल फीट कितने हैं सपोजिंगली यहाँ पे 48 लिख दिया मैंने। अब एक क्वेश्चन बनाने जा रहा हूँ वो कह रहा है हाउ मेनी रैबिट्स आर देयर तो टोटल रैबिट्स कितने हैं। एक तो आप मेरा जो है ना फ्लो तोड़ देते हैं। हाँ तमन्ना क्वेश्चन। सर ये 4 वाला समझ नहीं आया। कौन से वाला? आपने इसका क्या बताया सर? 4th वाला। 4 वाला? जी हाँ सर। 4 वाले में वो क्या कह रहा है जी कि सर। प्रोडक्ट लो। तो प्रोडक्ट किसका? उन तमाम नंबर्स का जो कि डायल ऑफ ए टेलीफोन में होते हैं। मोबाइल है ना तो मोबाइल के अंदर क्या आता है और जब डायल पैड आता है तो उसके अंदर कितने नंबर्स आ रहे होते हैं 1 से लेके 9 तक आ रहे होते हैं और नीचे 0 भी लिखा होता है। तो इन तमाम नंबर्स का प्रोडक्ट ले लो तो 0 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 अप टू 9 मल्टीप्लाई बाय 9 तक तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो अल्फा बीटा चार्ली के अंदर उसने ऐसे ऐसे बड़े नंबर्स लिखे हुए हैं कि आप उनको मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को तो आपको एफर्ट करवाना फटीग करवाना उसका मकसद था टाइम वेस्ट करवाना उसका मकसद था। जबकि लॉजिक क्या थी कि 0 मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0 आ जाएगा। तो वरना समझ आएगी। जी सर समझ आ गई थैंक यू। जी वेलकम। तो आ जाते हैं हम सर और पैर की तरफ। तो हाउ मेनी रैबिट्स आर देयर तो यहाँ पे गौर कीजिएगा कि मैं x को जाहिर करता हूं कि x क्या है मेरे पास नंबर ऑफ रैबिट्स हैं ठीक है और y नंबर ऑफ पिजन्स हैं। इज दैट क्लियर? तो x नंबर ऑफ रैबिट्स y नंबर ऑफ पिजन्स हो गया ठीक है। अब मैं क्वेश्चन बनाना चाह रहा हूं टोटल हेड्स कितने हैं। सपोजिंगली मुझे पता है कि एक रैबिट का कितने कितने हेड होंगे एक ही होगा ठीक है। तो एक हेड जब उसके टोटल नंबर ऑफ रैबिट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये मेरे पास टोटल नंबर ऑफ हेड्स आ जाएंगे। इसी तरीके से जो मेरे पास पिजन्स हैं उनके हेड कितने हैं पिजन का भी एक ही हेड होता है तो 1x + 1y इक्वल टू क्या कर दूंगा 20 आ। अब रैबिट्स की तादाद और पिजन्स की तादाद यहाँ पे रखूंगा और उनके हेड से उनको मल्टीप्लाई करता जाऊंगा ऐड करूंगा तो टोटल हेड आ जाएंगे दैट इज 20। दूसरी इक्वेशन देखना विद रिस्पेक्ट टू पिजन्स और पिजन्स के लिहाज से रैबिट्स और पिजन्स के लिहाज से उनकी फीट के लिहाज से बना रहा हूं। ये इक्वेशन किस लिहाज से बनाई है हेड के लिहाज से। अब पिजन के उनके फीट के लिहाज से बना रहा हूं। रैबिट के कितने फुट होते हैं रैबिट हैज 4 फुट ठीक है 4 फीट और 4x कर दूंगा यानी 4 को जितने रैबिट्स हैं उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्लस पिजन के कितने होते हैं 2 होते हैं और 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर ऑफ पिजन्स के साथ। तो इसके टोटल नंबर ऑफ फीट आ जाएंगे पिजन्स के ये टोटल नंबर ऑफ फीट आ जाएंगे किसके रैबिट्स के। दोनों को ऐड करूंगा तो ऑल टुगेदर कितने बन रहे हैं वो दैट इज 48। इनको अब साइमल्टेनियसली क्या करना है सॉल्व करना है। तो दिस रिप्रेजेंट्स पिजन्स सॉरी पिजन्स कह रहा हूं p। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करूं यानी इस होल इक्वेशन को 2 पे डिवाइड कर दूं तो ये मेरे पास 2x होगा प्लस y होगा और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 24। तो मैंने इसको 2 पे डिवाइड किया इसको भी 2 पे डिवाइड किया और इसको भी 2 पे डिवाइड किया तो डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। तो ये आ गई इक्वेशन कंसीडर करो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 है। ये पहले मेरे पास 1 था ये मेरे पास क्या थी 2
अब मैंने नंबर ऑफ हेड्स और नंबर ऑफ फीट बताने हैं, तो यहाँ से देखो ये x प्लस वाई इक्वल टू 20 था, ये भी लिख देता हूँ। तो x प्लस वाई इक्वल टू 20, मैंने बताना क्या है, x नंबर ऑफ रैबिट्स बताने हैं, बताने ना हाउ मेनी रैबिट्स आर देयर, तो वही बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे गौर करो कि y की रिप्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ x आ जाएगी, दैट इज 20 माइनस x। आई कंसीडर दिस एज इक्वेशन नंबर 4। ये इक्वेशन नंबर 4 इक्वेशन नंबर 3 में पुट करूंगा। तो जब इक्वेशन नंबर 4 इक्वेशन नंबर 3 में पुट करूंगा, y की जगह 20 माइनस x प्लेस करूंगा, तो 2x प्लस इसमें y आ रहा था, उसमें 20 माइनस x कर दूंगा, तो 20 माइनस x इक्वल टू कम्स आउट टू बी 24। 2x माइनस x कितना हो गया, दैट इज x, और 20 इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो नंबर ऑफ रैबिट्स कितने आ जाएंगे, 4। तो x क्या जाहिर कर रहा था, नंबर ऑफ रैबिट्स जाहिर कर रहा था, तो नंबर ऑफ रैबिट्स कम्स आउट टू बी 4। तो अगर ये 4 आ गए हैं तो पिजन्स कितने होंगे, मेरे पास कौन सी सिंपलीफाइड इक्वेशन थी, ये सिंपलीफाइड इक्वेशन थी। तो अगर फॉर एग्जांपल 4 यहां पे प्लेस करता हूं, तो 20 माइनस 4 करूंगा तो y मेरे पास पिजन्स आ जाएंगे, एंड दोस आर कमिंग आउट टू बी 16। तो 4 मेरे पास रैबिट होंगे, पिजन्स की तादाद कितनी होगी, 16 होगी। जी अनाया, सर इस तरह भी कर सकते हैं ना, मतलब इक्वेशन थर्ड को हम इक्वेशन 1 में सब्ट्रैक्ट करें तो यही आंसर आएगा। हाँ जी, आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y y कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से जी। आपके पास 2x माइनस x आ जाएगा, 24 माइनस 20 करेंगे स्ट्रेट अवे x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। इवन वेरी गुड, जी जी यही ऑफर है, ठीक है, गुड है। मोहम्मद अहमद क्वेश्चन है, जल्दी पूछो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर आपने स्पीड ही बहुत पकड़ी है आज। बस देखो मैं बहुत चाहती हूँ आजकल। सर यहाँ तक समझ आई है जहाँ पे आपने इक्वेशन 1 बनाई है, 2 बनाई है, यानी कि ये 4x प्लस 2 है। सर आगे से नहीं समझ लगी। उसको मैंने सर आगे से आपने क्या किया? उसको मैंने होल इक्वेशन को 2 पे डिवाइड कर दिया ताकि मैं उसको रिड्यूस कर सकूं, तो 2x प्लस y इक्वल टू 24 हो गया। ठीक है सर। ठीक है, तो जब उसके मैंने बाद दोनों तरफ 2 पे डिवाइड कर दिया तो वो थोड़ी सी रिड्यूस फॉर्म में आ गई, 2x प्लस y इक्वल टू 24 हो गई। ठीक है, जब ये हो गई तो मैंने इसको कहा कि क्वेश्चन नंबर 3 है। तो फिर मुझे अभी अनाया ने बताया कि 2x प्लस 4 है, तो इसको हम इस मेथड से भी कर सकते हैं कि हम सब्ट्रैक्ट करवा दें दो इक्वेशंस को, तो स्ट्रेट अवे आंसर आ जाएगा। देखो कि मेरे पास एक इक्वेशन 2x प्लस y इक्वल टू 24 से एग्री करते हो, 2x प्लस y इक्वल टू 24 ये आ गई, एग्री करते हो? जी सर ठीक है। और फिर उसके बाद ये मेरे पास ये इक्वेशन थी पहली, x प्लस y, तो x प्लस y इक्वल टू 20 कर देता हूँ। इनको सब्ट्रैक्ट करवाते हैं आपस में, तो सब्ट्रैक्ट जब करवाते हैं तो साइन चेंज कर देते हैं, ये प्लस का था ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों ऑपोजिट साइन है, y y कैंसिल हो जाएगा, 2x माइनस x करेंगे x हो जाएगा, 24 माइनस 20 करेंगे स्ट्रेट अवे 4 आ जाएगा, और 4 को हमने नंबर ऑफ रैबिट्स लिखा हुआ था। क्लियर है? जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो उसी तरीके से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो आपके पास मैंने करवाई हुई थी आपको, उसी से ही हो जाएगा। 7 क्वेश्चन है। सर क्वेश्चन नहीं, बस एक मतलब एक ऑल्टरनेटिव तरीका है क्वेश्चन नंबर 5 करने का। अगर हम पूरी इक्वेशंस ना बनाएं और मतलब इतने एग्जॉस्टिव मेथड में ना पढ़े, हमारे पास जो आंसर के ऑप्शन है उनको ट्राई करने से 3 into 4 करें प्लस 70 into 2, वो हमारा 46 आते हैं। ठीक है, गलत हो गया। 4 into 4 प्लस 16 into 2 48, ये हमारा सही आंसर आ गया। वेरी गुड, आई टोटली एग्री विद इट। तो मैं समझ रहा था कि शायद आपकी मैथ्स थोड़ी सी वीक होगी तो आप इस तरह शायद ना कर सकें, तो इस वजह से मैंने ये किया। हाँ, इस तरह भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने x प्लस y इक्वल टू 20 करना है, ठीक है, तो नंबर ऑफ रैबिट्स यहाँ पे हम प्लेस करके देखेंगे। तो 4x प्लस 2y इक्वल टू 48, तो 2x प्लस y इक्वल टू 24। तो अगर मेरे पास यहाँ पे ये नंबर ऑफ रैबिट्स दिए गए हैं तो बैक सॉल्व भी कर सकता हूँ। बैक सॉल्व का क्या मतलब है कि फर्स्ट करें 3 में यहाँ पे पुट करता हूँ, तो 3x को जाहिर करेगा तो y कमिंग आउट टू बी 17, तो y 17 हो जाएगा, x 3 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या वो मेरे पास दूसरी इक्वेशन में प्लेस करने से क्या वो 48 बनाएगा? नहीं बनाएगा। इसी तरीके से जब मैं 4 प्लेस करता हूँ यहाँ पे, तो 20 और मेरे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 प्लेस किया तो y मेरे पास क्या आ जाएगा 16 और x 4 हो जाएगा, तो 16 और 4 हो गया। अब उसको यहाँ पे प्लेस करना है, तो जब यहाँ पे हम प्लेस करेंगे तो 4 4 16 हो जाएगा, और 16 into 2 32 हो जाएगा, तो 32 प्लस हम 16 करेंगे तो एग्जैक्टली 48 बन रहा है, यानी दूसरी इक्वेशन से उसकी कंफर्मेशन मिल जाएगी। तो बैक सॉल्व से भी हो जाता है, इसका मतलब है बीटा राइट आंसर है। क्लियर है? आई होप सो क्लियर हो। जी क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। अब आ जाते हैं ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चन।
और मैं 6 में यहाँ पे करवा नहीं रहा, ठीक है। ये ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चन है, नोट कर लो क्वेश्चन नंबर 6। ये डिडक्शंस के क्वेश्चन है जो मैंने रे डायग्राम से बहुत तफसीली बताए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 मार्क करो, 7 मार्क करो, 8, 9, 10, ये 10 तक मार्क कर लो, 6 से लेके 10 तक। ये कुछ ही करना, नहीं होंगे तो फिर बताना, 6 से लेके 10 तक। तो जब ये मार्क कर लिए हैं, आए अब मैं आपको मजीद किसी और सेट ऑफ क्वेश्चंस की तरफ लेकर चलता हूं जिनके बारे में आपको नहीं पता। इट वुड बी थर्सडे 2 days आफ्टर टुमारो, व्हाट वाज 2 days बिफोर यस्टरडे, ठीक है। अब ये उसने क्वेश्चन पूछा है, दैट इज बेसिकली किसमें आता है, डे वाले प्रॉब्लम है, इसको हम कहते हैं डेज प्रॉब्लम, ठीक है। अब डेज प्रॉब्लम है अगर ये क्वेश्चन, एक मिनट दीजिएगा मैं मार्कर्स ले रहा हूं। दरवाजा नहीं खुल रहा। हाँ जी सर, ये कौन सा क्वेश्चन आप अब करवाने लगे हैं? क्वेश्चन नंबर 11। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है इट वुड बी थर्सडे 2 days आफ्टर टुमारो, व्हाट वाज 2 days बिफोर यस्टरडे। अब आपको पता है पूरे हफ्ते में 7 दिन होते हैं और 7 दिन के नाम भी पता है आपको। अब पूरा हफ्ता एक नए तरीके से याद रखना है, वो नया तरीका क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि मेरे पास क्या है, टुडे है, ठीक है। तो टुडे से आगे वाला दिन क्या होगा, टुमारो कहलाएगा। टुमारो को मैं टॉम से लिखना, फिर टुमारो से आगे डे आफ्टर टुमारो, तो DATON, और डे आफ्टर टुमारो से आगे विद रिस्पेक्ट टू टुमारो 2 days आफ्टर टुमारो, ठीक है। टुडे से बैकवर्ड आएंगे तो देयर वुड बी यस्टरडे, और यस्टरडे से बैकवर्ड आएंगे डे बिफोर यस्टरडे, और फिर उससे पीछे आएंगे तो 2 days बिफोर यस्टरडे। इस तरीके से पूरा अब क्या बन जाता है, 7 दिनों का पूरा वीक बन जाता है। तो जब ये 7 दिनों का पूरा वीक बन गया, नजर आ रहा है ना, 2 days बिफोर यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे, टुडे, टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, 2 days आफ्टर टुमारो। अब क्वेश्चन बहुत आसान हो गया है। क्वेश्चन कैसे आसान हो गया, अगर और करें तो और करते हैं। अच्छा, फिर वो कह रहा है कि इट वुड बी थर्सडे 2 days आफ्टर टुमारो। तो 2 days आफ्टर टुमारो मैंने आपकी जिंदगी आसान कर, 2 days आफ्टर टुमारो यहाँ पे है, तो यहाँ पे सिंपली जाकर थर्सडे रख दो। यहाँ पे क्या करेंगे, थर्सडे, ये थर्सडे है। वो क्या पूछ रहा था, व्हाट वाज 2 days बिफोर यस्टरडे। तो 2 days बिफोर यस्टरडे कहाँ पे आ रहा है, वो देखें लास्ट में। तो थर्सडे से दोबारा आगे की तरफ जब जाएंगे तो ये एक साइक्लिक ऑर्डर रिपीट करेगा, ठीक है। तो 2 days आफ्टर टुमारो के बाद 2 days बिफोर यस्टरडे, फिर डे बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे, टुडे, टुमारो, इसी तरीके से चलता जाएगा। तो थर्सडे से अगला दिन कौन सा होगा, दैट इज फॉर एग्जांपल इन दिस केस 2 days बिफोर यस्टरडे, जो वो पूछना चाह रहा था वो आ गया। तो यहाँ पे क्या रखूंगा, दैट हैज टू बी फ्राइडे। तो आप थर्सडे से बैक साइड पे भी आ सकते हैं, यहाँ पे क्या आएगा फ्राइडे, या थर्सडे से एक पूरा फॉरवर्ड भी आ सकते हैं, तो तब भी क्या आएगा, फ्राइडे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, फ्राइडे हो जाएगा। क्लियर है। अफराज हसन, अफराज जी, अफराज क्वेश्चन पूछिए जी। अफराज सुन सकता हूँ मैं। सर ये 2 days बिफोर यस्टरडे की समझ में लगी, तो फ्राइडे क्यों आया? पूरा टेबल समझ में आ गया? यस सर। पूरा टेबल जब समझ में आ गया है तो 2 days आफ्टर टुमारो था ना, उस पे क्या रख दिया, थर्सडे रख दिया। तो ये पूरा वीक चलेगा, ठीक है। थर्सडे है तो थर्सडे के बाद यहाँ से दोबारा फ्राइडे स्टार्ट हो जाएगा। अगर ऐसे पसंद नहीं था तो थर्सडे से बैक वेडनेसडे, वेडनेसडे से बैक ट्यूसडे, ट्यूसडे से बैक मंडे, मंडे से बैक संडे, संडे से बैक सैटरडे, और सैटरडे से बैक क्या आएगा, फ्राइडे। वो किस पे आ रहा है, 2 days बिफोर यस्टरडे पे आ रहा है। तो इतनी खपत में क्यों पढ़ना, जब इसको थर्सडे से ही आगे फॉलो अप करवा दो एक साइकिल ऑर्डर में। तो इस वजह से थर्सडे से आगे फ्राइडे, और वो फ्राइडे पे एज पर दिस, अब ये न्यू वीक का मैंने एक टेबल बनाया, अब वीक को याद रखना है इस टेबल के थ्रू। फिर वो जो भी आपको कह रहा है 2 days बिफोर यस्टरडे,
2 days आफ्टर टुमारो व्हाटएवर ही इज सेइंग, उसके अंदर जाकर सिर्फ वो वैल्यू रखनी है, वो वाला दिन रखना है और पूरा वीक चला गया। अब पूरा वीक बन गया हमारे पास, थर्सडे फ्राइडे, ये क्या हो गया, सैटरडे संडे मंडे, टुडे क्या होगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। समझ आइए क्लास? हाँ जी सर। ओके जी। 15th of the month falls on the day preceding Sunday. On what day will the 6th of the month falls? अब ये इसको साथ साथ ना मेरे फॉलो अप कीजिएगा। 15th of the month fall करती है on the day preceding Sunday, यानी 15 तारीख एक महीने की आती है on the day preceding Sunday, यानी संडे से एक दिन पहले वाला। तो संडे से एक दिन पहले वाला दिन क्या होगा, प्रीसीडिंग संडे जो कर रहा होगा, that would be Saturday, right? तो यहाँ पे मेरे पास मुझे ये पता चल गया कि 15 को फिर क्या आ रही है, that is actually on 15th of that month it is Saturday। ये बात क्लियर हो गई? पूछ क्या रहा था, on what day will the 6th of the month fall? तो 6th of the month पे क्या आएगा, ठीक है? तो ये बात याद रखिएगा कि अगर मैं जो कोई भी मेरे पास तारीख आ गई है उसके ऊपर जो कोई भी दिन आ रहा है उसके अंदर मैं 7 ऐड करता रहूंगा तो वही दिन रिपीट होता जाएगा। तो 15 प्लस 7 करूंगा क्या आएगा, 22। तो 22 पे भी क्या होगा, सैटरडे होगा। इसमें भी 7 ऐड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 29 पे भी क्या होगा, सैटरडे। तो अगर ऐड करने से ये बन रहा है तो सब्ट्रैक्ट करने से भी बनेगा। तो 15 मेरे पास डे था जो कि क्या आ रहा था, सैटरडे। तो सैटरडे पे देखना है, अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करता हूँ माइनस, तो 15 माइनस 7 करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 8 को भी क्या होगा, सैटरडे होगा। तो वो मेरे से क्या पूछ रहा था, 6 ऑफ द मंथ कब फॉल करेगी। तो 6 ऑफ द मंथ यानी 7 को सैटरडे से एक दिन पीछे आएंगे, क्या हो जाएगा, फ्राइडे। और फिर 6 को क्या हो जाएगा, फ्राइडे से एक दिन पीछे आएंगे, दैट वुड बी थर्सडे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, दैट इज चार्ली, थर्सडे। कोई मसला परेशानी? क्वेश्चन नंबर 13 पे आएंगे। हाँ ऐसा क्वेश्चन है सर, आप बहुत स्पीड से पढ़ा रहे हैं, लाइक नहीं समझ आ रही है, दोबारा बता दें। अच्छा यहाँ तक एहसान मेरे साथ हो कि 15 को सैटरडे है जी। तो 15 को अगर सैटरडे है तो सिंपली कॉमन सेंस की बात है कि उसके अंदर 7 ऐड कर दो। तो सैटरडे से आगे अगर 7 डेज ऐड करते हो तो दैट वुड बी संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। यानी फिर 7th डे जब ऐड करोगे तो उसपे क्या आ रहा होगा, सैटरडे ही आ रहा होगा। तो मैंने यहाँ पे 15 में 7 ऐड करके बताया सैटरडे, यानी 22 को क्या होगा, सैटरडे। फिर इवन उसमें भी 7 ऐड कर दो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा था कि इवन 29 पे भी क्या होगा, सैटरडे। तो ये ऐड करने से वही दिन बार बार आता जाता है अगर 7 ऐड करते जाते हैं। तो अगर मैं 7 ऐड कर रहा हूं तो 7 सब्ट्रैक्ट भी तो कर सकता हूं विद इन द मंथ, ठीक है। इट कुड बी 30 और 31 या 28 डेज का, या इवन इफ इट इज अ लीप ईयर 29 डेज का, तो उस मंथ के अकॉर्डिंगली चलूंगा। यहाँ पे मंथ मेंशन नहीं था तो स्टेटमेंट में मैं इसको इस तरीके से नहीं लिखा। तो 15 माइनस 7 करूंगा, क्या आएगा, 8 आएगा, ठीक है। 8 को भी क्या होगा, सैटरडे। वो मेरे से ये पूछ रहा था कि 6 महीने की 6ठी तारीख को कौन सा दिन होगा। तो महीने की 6ठी तारीख को जब मैंने 8 के ऊपर पहुंच गया कि 8 को सैटरडे होगा तो उससे एक दिन पहले फ्राइडे और उससे एक दिन पहले फिर क्या होगा, 6 आएगी और 6 को क्या होगा, थर्सडे होगा। समझिए क्वेश्चन? सर इसी क्वेश्चन की सर मेरे जहन में एक और तरीके से था ये क्वेश्चन। जी बताएं सर ये सर जैसे 15 से सर हमें पता चल गया कि सैटरडे है, उन्होंने पे फॉल्स ऑन अ डे। तो सर 15 है तो हमें पता है 7 तो कैंसिल हो गए सर, वो तो वीक रिपीट होता है साइकिल सर। तो सर हमें पता है सिर्फ एक ही दिन बचता है सर, 15 में से 14 माइनस कर दें तो वो माइनस करेंगे तो फ्राइडे आ जाना, नहीं थर्सडे आ जाना। नहीं, हमने 6th ऑफ द मंथ बतानी थी। 6th ऑफ द मंथ कैसे आ रहा है? जी सर अब देखे ना, सैटरडे हमारे पास आ गया सर, उन्होंने जैसे स्टार्ट वाली स्टेटमेंट में कहा। अब 15 की बात हुई है ना, तो 7 कैंसिल हो गए, 7 14 2 वीक्स के बाद सर वही सेम डे आएगा सर, साइकिल जो सर है इस वजह से सर हमारे पास 14 हो गए सर, एक दिन बचता है सर, वो माइनस करेंगे तो थर्सडे आ जाना। ठीक, इस तरह कर लो, आई डोंट माइंड, लेकिन 7 वाला ज्यादा ऑथेंटिक है कि ये बाजू का कहीं कंफ्यूज ना कर दे, ठीक है। अनाम बैक क्वेश्चन है सर, इसमें लफ्ज लिखा हुआ है प्रीसीडिंग संडे, तो प्रीसीडिंग की वजह से हम सैटरडे चूज करेंगे। प्रीसीडिंग संडे का मतलब क्या होता है, पहले आना। प्रीसीड का मतलब क्या होता है, पहले आना, टू गो बिफोर।
before, preceding before what? Sunday, तो Saturday. और प्रोसीडिंग का मतलब होता है कि वो संडे के बाद वाला आएगा, मंडे। इसका प्रोसीडिंग का जी मुझे प्रीसीडिंग का पता है कि प्रीसीडिंग का मतलब ये होता है, और ओके सर। अगर वो उसके बाद लेकर जाना चाह रहा है तो वो आफ्टर संडे बोलेगा। ओके सर। जी क्वेश्चंस हैं, 13 क्वेश्चन पे आ जाइएगा। अब लीप ईयर का भी जिक्र होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर वी नो दैट कि हमारे पास एक कॉमन ईयर में या नॉर्मल ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 डेज होते हैं। देन इन द लीप ईयर एक दिन इजाफी हो जाता है, ठीक है। देयर इज गोइंग टू बी 366 डेज। तो एक दिन जब इजाफी हो गया तो वो एक दिन इजाफी होता क्यों है कि फरवरी इन अ लीप ईयर हैज 29 days instead of 28 days, ठीक है। तो यहाँ पे वो कह रहा है 20th of the February of a leap year falls 2 days preceding Saturday। तो 20th of February लीप ईयर की फॉल करती है 2 days preceding Saturday। तो अब 2 days पहले आना है, सैटरडे से 2 days पहले। सैटरडे से एक दिन पहले क्या होगा? दैट इज फ्राइडे। 2 दिन पहले क्या हो जाएगा? थर्सडे हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बात पे क्लियर हो गई कि 20th of Feb को क्या है? दैट इज थर्सडे है। तो अगर 20th of Feb को थर्सडे है तो 27 को क्या होगा? वो भी थर्सडे होगा। अब मैंने जाना कहां तक है? व्हाट डे ऑफ द वीक विल डॉन ऑन 3rd of next March। तो अगले महीने की तीसरी तारीख यानी मार्च के महीने की 3rd तारीख को क्या होगा? तो मैंने उस तक जाना है। तो और करें 27 इज इक्वल टू थर्सडे है, तो आगे 28 29 रहते हैं ये 2 दिन, क्योंकि हम लीप ईयर की बात कर रहे हैं। तो लीप ईयर में फरवरी में 28 डेज नहीं बल्कि 29 डेज होते हैं, यही इसके अंदर गैप था। तो 29 डेज यानी 27 29 तक चला जाऊंगा, ये 2 दिन काउंट कर लिए और आगे 5 दिन और चला जाऊंगा, ठीक है। पूरा 7 काउंट कर लेता हूं। तो मेरे पास इन दिस वे 5th of March को भी क्या हो जाएगा? दैट इज गोइंग टू बी थर्सडे। आई नो कि मैं 2 दिन आगे निकल गया, उसने मुझसे 3rd का पूछा। 27 के बाद 1 शुरू हो जाएगा। 27 के बाद 1 क्यों शुरू होगा? नहीं 27 मतलब सॉरी 29 पे मंथ खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट मंथ 1 से शुरू होगा कि 31 से? हाँ, तो 28 29 2 दिन हो गए और फिर आगे मैं 5th मार्च तक लेगा। तो 28 29 प्लस 5 ये वाले दिन हो गए, तो उसमें भी क्या होगा? थर्सडे होगा। लेकिन उसने मेरे से क्या पूछा था? 3rd का पूछा था। तो 3rd of March क्या होगी? जो कि थर्सडे से 2 दिन पहले आ गई होगी। तो 3rd of March को थर्सडे से बैक एक वेडनेसडे और फिर 2 दिन पहले क्या होगा? दैट हैज टू बी ट्यूसडे। क्लियर है? सर नहीं क्लियर, ये 5th मार्च को मतलब कि अब 29 को एक वो खत्म हो गया वीक, तो आगे जो अगला वीक है वो तो 7 को नहीं होना चाहिए? 7th मार्च को 1 से स्टार्ट करेंगे। एहसान मैंने तो ये कहा ही नहीं, मैंने तो 20th पे ये देखा कि थर्सडे था, तो 20th में 7 ऐड कर दिया तो 27 पे थर्सडे हो गया। यहाँ तक क्लियर? जी यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब 27 पे थर्सडे है तो मैंने अगले महीने की 5वीं तारीख तक जाना है। मैं 7 दिन आगे मूव करूंगा, एक 28 29 हो जाएगा ये 2 दिन, और फिर 1 मार्च 2 मार्च 3 मार्च 4 मार्च 5 मार्च। तो मैं 5 मार्च तक 7 आगे काउंट करके थर्सडे ले आया हूँ, इसी के तहत, इसी पैटर्न के तहत, और उसमें से फिर 2 दिन माइनस कर रहा हूँ क्योंकि 3rd मार्च तक जाना था। आपको ऐसा नहीं पसंद आ रहा? ठीक है, 27 तक थर्सडे है, एग्री करते हैं? जी सर वो भी समझ आ गए। अच्छा, अब मैंने 5 दिन आगे जाना है ताकि मैं 3rd मार्च तक पहुंचूं। अब अगर मैं 3rd मार्च तक पहुंचूंगा, जी 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा।
जी मार अभी टाइम नहीं ठीक होना है अभी। अच्छा, मैंने कहा 27 पे थर्सडे है, तो इस तरह पसंद नहीं आ रहा तो आप यहाँ से आगे काउंट कर लें 5 दिन, जब आप थर्ड मार्च तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, दैट इज एक्चुअली 5 दिन आपने काउंट किए हैं। थर्ड मार्च पे पहुंच गए हैं, थर्ड मार्च पे क्या आ रहा है, ट्यूसडे आ रहा है, वही राइट आंसर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, रीचिंग अ पार्टी डे बिफोर यस्टरडे आई फाउंड माई सेल्फ 2 days लेट। एक आदमी डे बिफोर यस्टरडे पे पार्टी पे पहुंचा है और वो ये पहुंच के कह रहा है कि मैं 2 दिन लेट हो चुका हूं। ठीक है, यहां तक अगर समझ आ गई है तो आगे देखो। रीचिंग अ पार्टी डे बिफोर यस्टरडे, तो डे बिफोर यस्टरडे कहां पे नजर आ रहा है, डे बिफोर यस्टरडे यहां पे नजर आ रहा है। तो इस दिन बेसिकली वो बंदा पहुंचा है, तो इस दिन जब डे बिफोर यस्टरडे पे पहुंचा है और वो पहुंच के उसको ये एनालाइज कर रहा है कि वो 2 दिन लेट है। ठीक है, तो एक्चुअली उसको पार्टी वाले दिन पे कब पहुंचना चाहिए था जी? तमन्ना खान, क्वेश्चन है। सर ये टेबल समझ नहीं आई थी, ये फिर से बता दें आप। जी, ये मेरे पास फर्ज कर लें कि आज क्या दिन है, टुडे है, तो कल को क्या कहते हैं, टुमारो, और फिर टुमारो से अगले दिन यानी परसों को क्या कहते हैं, डे आफ्टर टुमारो, और फिर अगर टुमारो से ही आगे देखूं तो 2 days आफ्टर टुमारो आता है। ठीक है, तो ये टुडे से आगे टुमारो है, टुमारो से आगे डे आफ्टर टुमारो हो जाता है, और फिर उसके बाद टुमारो के रेफरेंस से देखें तो 2 days आफ्टर टुमारो होता है। ये टुडे से आगे की तरफ है, टुडे से बैकवर्ड चलते हैं, यस्टरडे होता है यानी गुजरा हुआ, फिर डे बिफोर यस्टरडे यानी उससे भी पिछला कल, और फिर 2 days बिफोर यस्टरडे यानी यस्टरडे से 2 दिन पीछे। जी तमन्ना, समझ आ गई? नहीं आई समझ सर। तमन्ना क्या समझ नहीं आ रहा? सर पता नहीं, अजीब सा लग रहा है ये। अच्छा, तबीयत तो नहीं खराब हो रही? नहीं सर ठीक हूँ, लेकिन पता नहीं, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मुझे समझ आ जाए लेकिन नहीं आ रही। हाँ, मैं बात करता हूँ। फर्ज कर सकती हो कि आज का दिन जो है वो फर्ज कर लो टुडे है। ठीक है जी सर। आज मेरा लेक्चर हो रहा है, टुडे माय लेक्चर इज गोइंग ऑन। ठीक है, आज टुडे है। ठीक है, समझ आ गई? जी सर। कल मैं आऊंगा, कल मैं आके टेस्ट डिस्कस करूंगा। टुमारो देयर इज गोइंग टू बी अ टेस्ट डिस्कशन। ठीक है, समझ आई? जी सर। फर्ज कर लो मैं ये कहता हूं कि डे आफ्टर टुमारो देयर इज गोइंग टू बी अ क्वेश्चन आंसर सेशन। ठीक है, यानी परसों। ठीक है, फिर आता है तरसों। ठीक है, यानी उसी आज से 3 दिन के वक्फे के बाद। ठीक है, तो टुडे है, टुमारो 1 दिन का वक्फा, डे आफ्टर टुमारो 2 दिन का वक्फा, और फिर 2 days आफ्टर टुमारो 3 दिन का वक्फा। तो 2 days आफ्टर टुमारो ये आ जाएगा, डे आफ्टर टुमारो ये है, टुमारो ये है, टुडे ये है। बेसिकली आपने जो एक पूरा टेबल जो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे ये याद करके रखा हुआ है ना, मैंने उसकी रिप्लेसमेंट दी है पूरे वीक की, इस तरीके से। फिर टुडे से बैकवर्ड चले जाएं, प्रीवियस जाएं तो कल आता है। कल कौन सा? गुजरा हुआ कल, जिसको हम कहते हैं यस्टरडे। फिर कल से भी 1 दिन पीछे चले जाएं तो डे बिफोर यस्टरडे होता है। ठीक है, और फिर उससे भी पीछे चले जाएं तो 2 days बिफोर यस्टरडे होता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। रीचिंग अ पार्टी डे बिफोर यस्टरडे, एक आदमी डे बिफोर यस्टरडे यानी जहां पे मैंने ये कौन सा दिन है, ये वो पार्टी का दिन है। फिर व्हाट ही इज सेइंग, इफ डे आफ्टर टुमारो इज फ्राइडे, तो अगर डे आफ्टर टुमारो ये लिखा हुआ है मैंने, इस डे आफ्टर टुमारो पे क्या है, फ्राइडे है, तो पूछ क्या रहा था,
ऑन व्हाट डे वाज द पार्टी स्केड्यूल्ड टू बी हेल्ड, तो पार्टी कब होगी, तो पार्टी फ्राइडे से एक दिन बाद होगी, तो फ्राइडे से एक दिन बाद क्या होता है, दैट इज सैटरडे। ठीक है, आई होप सो ये क्लियर होगा जी। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कर लेना और 16 की भी ट्राई करना, ये भी हो जाएगा। फिर आगे 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, तो आगे 15 से लेके 24 तक आप लोगों की ड्यूटी लगा रहा हूँ। 15 से लेके 24 तक ये आप लोगों की ड्यूटी है, आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कुछ समहाउ आईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं, कुछ डिडक्शन बेस्ड क्वेश्चंस हैं और कुछ इसके अंदर डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चंस हैं और इसी तरीके से कुछ इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन हैं जो कि हमने डिडक्शंस में पढ़े थे। तो प्लीज डू मी अ फेवर कि 15 से लेके 24 तक ये क्वेश्चंस आप लोगों ने करके रखने हैं। ठीक है, क्वेरीज होंगी तो फिर मैं उनको एड्रेस करूंगा। आ जाओ 25 पे। 25 में कह रहा है चूज द वर्ड व्हिच इज लीस्ट लाइक द अदर वर्ड्स इन द ग्रुप। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है लीस्ट लाइक द अदर वर्ड्स इन द ग्रुप का, कि आपको 4 ऑप्शन दिए गए होंगे और 4 ऑप्शन के अंदर वो कहेगा कि लीस्ट लाइक द अदर वर्ड बताओ, यानी इसके अंदर कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि दूसरों से जुदा है, मुनफरिद है, अलग थलग है। तो 4 ऑप्शंस होंगे, 4 ऑप्शंस में से 3 ऑप्शंस के ऊपर एक प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही होगी, एक उनको डिसओबे कर रहा होगा, उस प्रॉपर्टी को नहीं ओबे करेगा, तो वो ही क्या होगी, लीस्ट लाइक द अदर होगी, या फिर ऑड मैन आउट होगी, या फिर ऑड वन आउट होगी। ठीक है, 7 क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन या आंसर है इसका बता दो। बताएं जी, बिस्मिल्लाह। नवंबर, क्योंकि बाकी सारे वाई पे एंड हो रहे हैं, ये नहीं उस पे हो रहा है। एब्सोल्युटली रॉन्ग साहब। फिर क्या है इसका? सोचो। अच्छा, ये इवन और ऑड मंथ्स का भी फिर हो सकता है। हाँ ठीक है, थोड़ा सा ठीक हो। कंसिडर दिस थंब पंच रूल। ठीक है, अच्छा 30-31 डेज। हाँ 30-31 डेज। तो इसी तरीके से जब मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा तो ये मेरी क्या है, एक ये वाली जो बोन है, ठीक है, इट इज बेसिकली आउटवर्ड। तो यहाँ से स्टार्ट करूंगा तो जनवरी क्या होगा, 31 डेज का होगा। फिर मैं इन बिटवीन आ जाऊंगा, तो ये इन बिटवीन पे क्या होगा, 30 डेज होंगे, और अगर फरवरी आ रहा होगा 28 डेज। तो फरवरी, फिर मार्च 31 डेज, फिर उसके बाद आगे अप्रैल, मई, जून, जुलाई आ जाएगा यहाँ पे, और जुलाई और अगस्त इन दोनों में क्या होंगे, 31 डेज। तो मई में भी 31, जनवरी में भी 31, जुलाई में भी 31, नवंबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। कैन यू सी कि आप ये इन बिटवीन लाई करेंगे, बोन के ऊपर लाई नहीं करेंगे। तो नवंबर हैज 30 डेज व्हिच इज मेकिंग हिम द ऑड मैन आउट। बाकी जो आप रीजन बना रहे थे वो भी इसके ऊपर लकीली अप्लाई हो रही थी, लेकिन वैलिड रीजन जो मैं आपको दे रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू डेज थी। जी, क्वेश्चन नंबर 26, चूज आउट द ऑड वन। फातिमा अली, क्वेश्चन आपका। जी सर, मैंने यही बताना था कि बाकी सब में 31 डेज होते हैं और नवंबर में 30 डेज होते हैं। क्या बात है, कोई मेरी सोच से एग्री करता है। जी, सबाहत अकमल, क्वेश्चन है। सर इसका आंसर मैं बताऊं? किसका, सेकंड का? चूज आउट द ऑड वन। हाँ बताओ। मुझे लगता है कि कैरेट जो है वो अंडर द ग्राउंड होती है, तो इस वजह से ऑड वन है, बाकी तो ऊपर होते हैं। गूगल तो नहीं किया? नहीं, मैंने अभी सोच रही थी कि ऐसा होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। वो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ये समझते हैं कि टोमेटो क्या है, हमारे पास फ्रूट है, और जो बाकी तीनों हैं वो वेजिटेबल्स हैं, तो इस वजह से टोमेटो को कर देते हैं। नहीं, यस सर, मैं यही सोच रही थी। हाँ, तो गलत सोच रही थी। हाँ, इसमें जो प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, दैट प्रॉपर्टी इज कि बाकी सारे जितने भी फ्रूट्स हैं, दैट इज टोमेटो, क्यूकम्बर, ब्रिंजल, ये आउटसाइड द सॉइल ग्रो करते हैं। ठीक है, और कैरेट जो है दैट ग्रोज अंडर द ग्राउंड, तो दैट इज मेकिंग कैरेट। ये सब कुछ हमारे घर में लगा हुआ है, तो इसलिए मुझे ज़हन में इस तरह से आया था। वेरी गुड, ठीक है, अच्छी बात है, एंजॉय करो वेजिटेबल्स को। तो उसके बाद कोई आंसर देगा? चूज आउट द ऑड वन, डे, फोर्टनाइट, कैलेंडर, मंथ। क्या हुआ, चले गए सारे? मैंने ही करवाने हैं।
कोमल शिराजी जी आंसर करें। सर फोर्टनाइट। फोर्टनाइट एब्सोल्युटली रॉन्ग आंसर है। डे 8 दिन का होता है, फोर्टनाइट आपके पास इट इज अ पीरियड ऑफ 14 to 15 डेज का पीरियड होता है, ठीक है, या 2 वीक्स का भी कहते हैं। तो फोर्टनाइट में 14 या 15 दिन आते हैं, मंथ में 30 या 31 दिन आते हैं। तो ये तीनों ही चीजें क्या होती हैं, ये कैलेंडर के अंदर आती हैं। तो दीज थ्री आर बेसिकली द पार्ट्स ऑफ कैलेंडर। तो पार्ट्स ऑफ कैलेंडर होने की वजह से कैलेंडर क्या होगा, ऑड वन आउट हो जाएगा। इसी तरीके से मैंने एक क्वेश्चन, एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर ऑप्शंस हैं बुक, ग्लॉसरी, कंटेंट्स और इंडेक्स, तो इसमें ऑड वन कौन सा है? तो जाहिर सी बात है कि ग्लॉसरी, कंटेंट, इंडेक्स ये तमाम क्या होते हैं, बुक के पार्ट होते हैं। तो बुक क्या होगा इसके अंदर, ऑड वन आउट हो जाएगा। ये आप ही लोगों के कुछ क्विज़ेस के क्वेश्चंस के अंदर पूछा हुआ है। 28, 29, 30 बारी बारी आंसर करें सर, जल्दी करें, वाइंड अप करना है इसको। सईदा नूरुल सबा 28 का बीटा, 28 का बीटा, यस is the odd one out। क्यों? क्योंकि पिस्टल, गन, राइफल दे आर फायर आर्म्स which is used to shoot at a distance, और शॉर्ट जो है वो फायर आर्म नहीं है, इस वजह से मेकिंग इट द ऑड वन आउट। जी बाकी कोई 29 बताए मुझे। उमामा ताहिरा क्वेश्चन 29 का आंसर बताओ। सर बीटा। क्यों? सर क्योंकि बाकी फैमिली मेंबर्स हैं और फ्रेंड तो फैमिली मेंबर्स नहीं है। हाँ बाकी ब्लड रिलेशन है और बाकी फ्रेंड ब्लड रिलेशन नहीं है, इस वजह से। गुड, वेरी गुड। फिर इसी तरीके से 30, चूज आउट द ऑड वन, लैडर, स्टेयरकेस, ब्रिज, एस्केलेटर। रबिया बताओ। सर इसका सी। सी ब्रिज क्यों? क्योंकि सर लेडर, स्टेयरकेस और एस्केलेटर एक ही चीज नहीं, मुझे तो डिफरेंट लग रही है। नहीं, मतलब वो चढ़ने के काम आती है ना, ब्रिज तो मतलब पता नहीं, उड़ने के काम आता है। क्या सर? उड़ने के काम आता है ब्रिज। नहीं, वो चलने के काम आता है। जी एनीवन एल्स, गिव मी अ वैलिड रीजन। मरियम, मुझे पता है एहसान तुम बता दोगे, साथ तुम भी बता दोगे। सर बाकी तीनों जो है अपवर्ड जाने के लिए यूज किए जाते हैं, डायरेक्शन सेंस के अकॉर्डिंग देखा जाए, और ब्रिज फॉरवर्ड या बैकवर्ड सेंस में। वेरी गुड, एक्सीलेंट। ब्रिज टू एंड फ्रो मोशन, फॉरवर्ड और बैकवर्ड जाने के लिए, और लैडर, स्टेयरकेस, एस्केलेटर अप और डाउन मूवमेंट के लिए होता है, ठीक है। मेकिंग अ ब्रिज ऑड वन आउट। एक क्वेश्चन अब मैं कोडिंग एंड डिकोडिंग का करवाने जा रहा हूँ, ठीक है, और मैं काम देकर जा रहा हूँ। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर वो पहला लेटर एंड सिंबल सीरीज सही तरीके से अभी तक याद है ना, मेरा पढ़ाया हुआ सारी प्लेस वैल्यूज याद है, तो ये इसमें मसला नहीं होने लगा। ये 31 से लेके, अल्लाह आपका भला करे, आपने फिर सारे ना 50 तक ही कर लेने हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं सिर्फ आपको आइडिया देने जा रहा हूँ। कराने में आज 25 आया था, लेकिन मैं करा के 50 जा रहा हूँ। यहाँ पे दो बातें हैं, ठीक है, एक होगी कोडिंग और एक होगी डीकोडिंग। मैं दोनों का एक एक सवाल करवा रहा हूँ, ठीक है। पहले दोनों को साइमल्टेनियसली समझ लो। कोडिंग में क्या होगा कि हम वर्ड से कोड बना रहे होंगे, और डिकोडिंग में क्या होगा, हम कोड से वर्ड बना रहे होंगे, ठीक है। तो वर्ड से कोड बनाने के अमल को कोडिंग कहा जाता है, और कोड से वर्ड बनाने के अमल को डीकोडिंग कहा जाता है। आइए एक एक क्वेश्चन देखते हैं। जी पहला क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल इफ इन अ सर्टेन कोड टीचर इज रिटन एज दिस। एक सर्टेन कोड है जिसमें टीचर TEACHER, टीचर को लिखा जा रहा है किस तरह, VGCEJ, ठीक है, यानी ये टीचर से ऐसे बन रहा है, ठीक है। इसी तरीके से वो कह रहा है कि चिल्ड्रन से आगे चल रहा है, तो चिल्ड्रन से जब आगे कोड बनाएंगे तो वो क्या होगा। तो प्लेस वैल्यूज अगर याद है तो प्लेस वैल्यू सबसे पहले देने जा रहा हूं। तो
P की प्लेस वैल्यू 20 है, E की 5, A की 1, C की 3, H की 8, E की 5, R की 18, B 22, G 7, C 3, E 5, J 10, G 7, D 20। और करो 20 से 22 हो रहा है +2, 5 से 7 हो रहा है +2, 1 से 3 हो रहा है +2, ऑल ओवर पैटर्न क्या चल रहा है +2 चल रहा है। तो इसमें भी क्या करेंगे +2 का पैटर्न अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर भी प्लेस वैल्यू दे दो, ये 3 है, 8 है, 9 है, 12 है, 4 है, 18 है, 5 है और लास्ट में n है 14। इन तमाम में 2 ऐड करके आपने करना है। तो 3 + 2 5, 8 + 2 10, 9 + 2 11, 12 + 2 14, 4 + 2 6, 18 + 2 20, 5 + 2 7, 14 + 2 16। इनकी रिस्पेक्टिव जो अल्फाबेट्स हैं वो लिखते जाएंगे। 5 पे E, 10 पे J, 11 पे K, 14 पे N, 6 पे F, 20 पे T, 7 पे G, 16 पे P। ये किसमें प्रेजेंट है? वो राइट आंसर है। दिस इज माय डियर स्टूडेंट्स, आई प्रेजेंटिंग यू कोडिंग। एक डिकोडिंग का क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 33। ज्यादा तेज तो नहीं करवाया, सारी पढ़ी हुई चीजें हैं जी। मतलब मैं साथ ही ऐसा हो जाता हूँ जब आपका क्वेश्चन आता है। सर थोड़ा सा आहिस्ता एक बार दोबारा करवा दें। टीचर से ना ये वाला कोड बना हुआ है, टीचर इज द वर्ड और वर्ड से ही कोड बन रहा है, ठीक है। उसमें यही कहा कि फॉलोइंग द सेम रूल ऑफ कोडिंग चिल्ड्रन का कोड क्या होगा। तो मैंने टीचर से ये देखा कि VGC ये सारा किस तरह बन रहा था। तो ये अल्फाबेट से अल्फाबेट मैंने देखा कि उनकी प्लेस वैल्यू देनी और नीचे इनकी प्लेस वैल्यू देनी। तो ये कैसे हो रहा था? बेसिकली +2 का पैटर्न चल रहा था कि 20 + 2 करूंगा तो 22 आएगा और उसमें क्या होता है B होता है। इसी तरीके से सर समझ आ रहा है। वो मैं दूसरी तरह देख रही थी। आई थॉट 20 में +2 करेंगे तो कैसे 22, मैं दूसरी तरह देख रही थी। चलो ठीक है, अच्छी बात। In a question number 33 देखो, तो in a certain code word road is coded as WDFI। तो बस करें प्लीज, एक लास्ट क्वेश्चन प्लीज, लास्ट आई प्रॉमिस जी। In a certain code the word road is coded as WDFI following the same rule of coding, what should be the word for the code। अब आपसे वर्ड पूछ रहा है, वर्ड कोड के लिए, तो डिकोडिंग का फिनोमेना आएगा कि कोड से वर्ड देखना होगा। यहाँ पे हमने कोडिंग कर रहे थे, वर्ड से कोड जनरेट कर रहे थे और इसी तरीके से अब हम कोड से वर्ड जनरेट कर रहे हैं। तो कोड से वर्ड जनरेट कर रहे हैं तो WDFI से देखेंगे, WDFI which is a code, इससे ये वर्ड कैसे बना, ROAD ये चेक करेंगे। तो यहाँ पे इसी तरीके से तो W पे क्या होता है 23 होता है, R पे 18 होता है, T पे 20 होता है, O पे 15 होता है, F पे 6 होता है, A पे 1 होता है, I पे 9 होता है, D पे 4 होता है। तो पैटर्न देखो इन सारों में 23 -5 करूंगा 18, 20 -5 करूंगा 15, 6 -1 करूंगा तो 5 आएगा और 6 -5 करूंगा तो 1 आएगा, 9 -5 करूंगा तो 4 आएगा। तो बेसिकली -5 का पैटर्न चल रहा था। आपने देखा कि मैंने पहले कोड लिखा है, तो ये कोडिंग नहीं डिकोडिंग चल रही है, तो कोड से वर्ड जनरेट कर रहा हूं। इसी तरीके से उसने लास्ट में मुझे कहा हुआ है GJFY, तो GJFY इससे आप क्या वर्ड बनाएंगे। तो उसी तरीके से ये प्लेस वैल्यू 7 है, ये क्या है 10, ये क्या है 6 है, ये क्या है 25। तो यहां से मैंने आगे जाते जाना है, कितना सॉरी सब्ट्रैक्ट करना था। तो सब्ट्रैक्ट कितना करना है, तमाम के अंदर सारों में एक ही पैटर्न चल रहा है, लेकिन आप सबका चेक कर लिया करें। ये लकीली क्वेश्चन में ऐसे करवा दूं जिसमें सारों में एक ही पैटर्न चल रहा है। तो यहाँ पे 7 - 5 दैट इज 2, 10 - 5 दैट इज 5, 6 - 5 दैट इज 1 और 25 - 5 दैट इज 20। तो 2 पे क्या होता है B, 5 पे क्या होता है E, 1 पे क्या होता है A, 20 पे क्या होता है T। तो क्या बन जाएगा B बन जाएगा। तो राइट आंसर वुड बी B। इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस हैं, इन सारों को सॉल्व करना। आई होप सो ये हो जाएंगे, नहीं होंगे कल मेरे से पूछ लेना।
Get ready for the test of course of actions, cause and effect, and critical thinking as well. कल आके मैं पहले cause and effect, course of actions, cause and effect इन दोनों के टेस्ट डिस्कस करूंगा और उसके बाद critical thinking के दो एक पैराग्राफ हैं वो हम टेस्ट के अंदर ही डिस्कस कर लेंगे और फिर अगर आपकी कुछ क्वेरीज हुई तो उनको एंटरटेन करूंगा. Tomorrow I'm going to end logical reasoning. बस करें प्लीज जी, कर दिए बस. मदीहा क्वेश्चन है. सर मैंने पूछना था ये इंक्लूडेड तो नहीं है, लिखा हुआ ही नहीं है ये चैप्टर. अच्छा नहीं है इंक्लूडेड तो मैं मेरे से गलती होगी मदीहा, मैंने पूछा नहीं. नो सर सीरियसली मतलब इधर कॉज एंड इफेक्ट तक लिखा हुआ, थोड़ी कंफ्यूज हो रही इसलिए पूछ रही हूँ. देखो ये करना तो पड़ेगा. अब क्विज़ेस के अंदर जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं ना उसके अंदर वो कुछ भी एक्सपेक्टेड है कि भाई कुछ भी हो सकता है. आगे वो जो 600 रुपए के 6 पेपर्स वो दे रहे हैं, पता नहीं उसका सोर्स क्या है, उसके अंदर तरह तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं. मतलब उसके अंदर कोडिंग के क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसके अंदर ऑड मैन आउट के क्वेश्चंस आ रहे हैं जो भी मैंने करवाए हैं. तो देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस कमिंग इन दैट, सम ऑफ मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं. तो बहरहाल मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपको डराऊं और आपके अंदर खौफ व हिरास पैदा कर दूं, लेकिन जो जो चीजें आ रही हैं मैं वक्तन फवक्तन आपके साथ शेयर करता जाऊंगा. ठीक है सर. ठीक है, आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन पूछो. सर ये जो ना वो पूछ रही थी कि ये आना या नहीं आना, मैंने पीएनसी का वो वाला देखा था सैंपल से दूसरा वाला, तो उन्होंने वो जब पूछा हुआ था विच वन इज ओड आउट, वो कुकम्बर और वो वाला सेम, मतलब ऑप्शंस और डिफरेंट थे लेकिन वेजिटेबल्स और फ्रूट का फर्क था. तो मतलब इसमें से भी आया हुआ था मिसलेनियस में से भी. और सर एक रिक्वेस्ट थी कि एक दिन सर क्यूरीज का एक्स्ट्रा रखवा लें संडे को ऑन करके, क्योंकि कल तो सब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कल तो टेस्ट डिस्कस हो जाए तो वही बहुत बड़ी बात है. हाँ तो टेस्ट डिस्कस करूंगा ना, पहले टेस्ट डिस्कस करेंगे और टेस्ट डिस्कशन के बाद अगर फिर भी जरूरत पड़ी तो मैं करवा लूंगा. अभी बीच में अभी आपका कोर्स बाकी सब्जेक्ट्स का वाइंड अप हो गया? यस सर, केमिस्ट्री फिजिक्स डन है, बायो बस थोड़ी सी रहती है. बायो बस थोड़ी सी रह गई है. तो अभी मुझे कल टेस्ट डिस्कस करवाने दो, उसके बाद फिर आप मैनेजमेंट को कह के ना कोई भी एक दिन रखवा लेना. अगर मैं संडे को फ्री हुआ तो मैं संडे को आ जाऊंगा, अगर मैं संडे को ना फ्री हुआ तो अगले हफ्ते किसी भी दिन में चक्कर लगा लूंगा. नहीं तो परेशान ना हो, एफएलपीज में तो आऊंगा ही आऊंगा ना, एफएलपीज तो डिस्कस करवाना ही है, उसमें कोई चीज पूछ लेना. चलो ठीक है सर. क्योंकि एहसान बर्डन बहुत ज्यादा है काम का, बहुत सी ना रिकॉर्डिंग्स पेंडिंग पड़ी हुई है चैप्टर्स की, तो वो रिकॉर्डिंग्स भी करवानी है और बहुत से और दूसरे काम भी देखने हैं. तो अगर टाइम मिलेगा तो जरूर कोई चीज एड्रेस करने आऊंगा. परेशान ना हो ना, मैं सब कुछ करवा के जाऊंगा. ठीक है? ठीक है सर. ओके, अल्लाह हाफिज़. I'll see you tomorrow. Until then, take care. अल्लाह हाफिज़. दुआ में याद रखिएगा.